अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है वसीम अल्ताफ़ साहब ने, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू आरजू। सर, काफ़ी दिन के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, लेकिन सर बहुत सारी चीज़ें जो हम आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले तो डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि 9 मई को जिन लोगों ने प्लान किया वो बहुत महीनों से इस बात की प्लानिंग कर रहे थे और अब हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, उनको सज़ा मिलेगी, उनको जो भी होता है जैसे कानून के तहत जो भी सज़ा बनती है वो दी जाएगी। साथ उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने फ़ौज में से भी तकरीबन 15 लोगों को जो है वो फ़ौज से निकाल दिया है, यानी जॉब से निकाल दिया है। उसकी वजह यही बताई गई कि वो कंट्रोल नहीं कर पाए उन लोगों को जिन्होंने अटैक किए थे। लेकिन सर महीनों से प्लानिंग हो रही थी और सर ये हमारी एजेंसीज़ को पता ही नहीं लगा, ये मतलब कुछ अजीब-सी बात मुझे लगी। साथ ही उनका ये कहना कि जी हम इस वाक़ये को भूलने नहीं देंगे 9th मई से। अब आप देख सकते हैं कितने दिन हो गए, लेकिन वही बात जो है वो अभी तक चल रही है। तो किसको ये बात सुनाई जा रही थी? इमरान खान को? क्या वो वाक़ई काबू नहीं आ रहे इनके, या क्या वजह हो सकती है? और जिन लोगों का इन्होंने ज़िक्र किया कि फ़ौज में से निकाल दिया गया, उनमें से किसी का ना नाम बताया है, ना पिक्चर दिखाई है। तो सर कुछ लग रहा है आपको कि ये दोबारा कोई मतलब कोई सख्ती आने वाली है पॉलिटिशियंस और सिविलियंस पे? मुझे तो देखें, इसमें बहुत से गैप्स हैं। ये जो जो भी हुँ, नैरेटिव है, इसमें अब इन्होंने कहा है कुछ कुछ रैंक्स इन्होंने बताए हैं जी कि 3 हुँ, स्टार जनरल है और 3 मेजर जनरल्स हैं और 7 ब्रिगेडियर्स हैं और कुल मिला के कुल 15 अफसर हैं और इनके अलावा भी हैं जिनके खिलाफ इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं। और अब उनके नाम तो किसी को भी नहीं पता कौन है। फिर कहीं पे लिखा है जी कि उनको सैक कर दिया गया है, कहीं पे लिखा है उनको रिमूव कर दिया गया है, कहीं पे लिखा है डिसमिस कर दिया गया। हुँ, अब ये सारे जो ये अवामिल है ना, ये टेक्निकल होते हैं हुँ, कि आपने रिमूव किया है तो मतलब ये कि नौकरी से फारिग कर दिया है, हुँ, लेकिन हुँ, बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, रिटायरमेंट के ठीक, बेनिफिट्स मिलेंगे। और डिसमिसल ये है कि आपके सारे बेनिफिट्स भी ज़ब्त कर लिए गए हैं और आपको रिमूव कर मतलब फारिग कर दिया गया है और आप दोबारा फिर गवर्नमेंट सर्विस कर भी नहीं सकते। तो अब क्या किया गया है? अच्छा, फिर दूसरी तरफ ये भी कहा गया है जी कि ये इनके खिलाफ जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है और इंक्वायरी भी चल रही है कहीं कुछ लोगों के खिलाफ और अ, मतलब ये इस किस्म की बातें हैं, लेकिन एग्जैक्ट क्या किया गया है अब तक ये किसी को भी नहीं पता। और गालिबन वो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया है और कोई इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं गालिबन। लेकिन एग्जैक्टली क्या स्टेटस है ऑन ग्राउंड, ये इस बारे में आप कुछ नहीं कह सकते। और मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ हुआ भी तो यही होगा कि कंपल्सरीली रिटायर कर देंगे उनको, कि आप हुँ, ये बेनिफिट्स लें और आप घर चले जाएं। यही होगा मैक्सिमम, भी हुँ। अगर हुआ तो यही होगा। जी। बिल्कुल, लेकिन सर उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो प्लानिंग कर रहे थे या जो जिन्होंने भेजा व्हाटएवर, तो उनको सज़ा दी जाएगी। तो क्या ये आर्मी एक्ट के तहत ये सब कुछ होगा? और अगर आर्मी एक्ट के तहत होता है तो वो तो बताया जाता है कि बड़ा सख्त किस्म का कानून होता है। तो क्या इस चीज़ के ऊपर वाक़ई इस किस्म का कानून जो है वो लागू होता है लोगों के ऊपर? देखिए, वो फिर अल्टीमेटली यही होना है कि वो कोर्ट्स में चैलेंज हो जाएगा और अल्टीमेटली तो कुछ भी नहीं निकलेगा उसके अंदर से, क्योंकि पूरा जो प्रोसेस है, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जस्टिस के, उन पे पूरा नहीं उतरता ना। आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं फिर किसी को सजा देते हैं। तो यहाँ पे एज सच ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ तो नहीं है ना, एक मिलिट्री कोर्ट है और उसमें अगर केस भेजा जा रहा है, उसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है, वो कोई ऐसा नहीं है कि वो फूल प्रूफ हो। उसमें बहुत से फ्लॉज होते हैं और फिर जाहिर है कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में जो लोग होते हैं वो एज सच उनकी तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती ना एज सच हुँ, लॉ की। वो तो बैठे हुए हैं वहाँ पे और वो जो भी है वो सजाएं देते चले जाते हैं। अ, मतलब मिडिल ऑर्डर रैंक के ऑफिसर्स होते हैं ना, जो वहाँ पे सजाएं देते हैं लोगों को। हुँ, और जो प्रॉपर जस्टिस है वो एग्जीक्यूट नहीं होती
मिलिट्री कोर्ट्स में। इसी वजह से दुनिया में इनको कभी भी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता। तो मेरा ख्याल है कि ये फाइनली सज़ाएं हो भी गई लोगों को, तो वो कोर्ट्स में जाएंगे और कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा लोगों को। अभी ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस भी है ये मामला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और सर आईएमएफ से भी लोन अभी तक मिला नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जो है उनको हमने देखा कि वो जहां भी जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि शायद कोई आईएमएफ का मिल जाए उनको वहां पे और वो उसको पकड़ के बैठ जाएं। लेकिन सर वो बहुत कम अमाउंट है, बताया यही जा रहा है कि 1.1 बिलियन डॉलर है, लेकिन उससे पाकिस्तान का क्या होगा, क्योंकि आगे जो है वो लोन्स की किस्तें भी देनी है। तो फिर आखिर ये अपनी तौर पे ट्रेड या कोई ऐसा काम क्यों नहीं करते जिससे ये खुद जो है किसी कुछ कंपनीज को, जैसे अभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर गए अमेरिका, तो वहां से कई कंपनीज ऐसी हैं जिनको वो लेकर आए हैं इंडिया में जो इन्वेस्ट करेंगे, मतलब बिलियंस में कर रहे हैं। कोई 10 बिलियन लगा रहा है गूगल, और फिर अमेजोन जो है वो भी 15 बिलियन लगा रहा है, और कई तरह की। तो उससे इस किस्म की कंपनीज जो है वो आखिर पाकिस्तान में ये लोग क्यों नहीं लेकर आते, और अगर किसी किस्म की हर्डल्स हैं सिक्योरिटी वगैरह को लेकर, तो उसके ऊपर काम क्यों नहीं करते? क्योंकि सर उसी से हम निकल पाएंगे, ये कब तक उधार चलता रहेगा हमारा? देखिए, इंडिया जो है वो एक बड़ी स्टेबल डेमोक्रेसी है। वहाँ पे एक बहुत स्टैब्लिश्ड स्टेबल डेमोक्रेटिक सिस्टम मौजूद है। वहाँ की हुकूमतों की जो पॉलिसीज़ होती हैं मुल्क की इकोनॉमी के हवाले से, वो ऐसे नहीं होता कि हमारी हम्म। तरह कोई नई गवर्नमेंट आई तो उसने इस बिना पे कि ये तो पिछली गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, इसको डंप कर दो और अपने प्रोजेक्ट शुरू करो, ऐसे वहाँ नहीं होता। वहाँ पे कंसिस्टेंसी है। तो दुनिया यही चीज़ देखती है कि किस मुल्क का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो इंडिया, तो आपको पता है कि वो वहाँ पे तो एक सॉवरन गारंटीज होती हैं, और इतनी बड़ी मार्केट है, 140 करोड़ लोग रहते हैं उस मुल्क के अंदर। और फिर उसके बाद उनकी एक बड़ी वाज़े उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो कॉमर्स की पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो लीडरशिप है उस पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो वो तो वहाँ पे तो अमेज़न भी आएगी और माइक्रोसॉफ्ट भी आएगा, और वहाँ पे एप्पल भी आएगा। वहाँ तो आएंगे वो। यहाँ कौन आएगा जहाँ पे आपने सी पैक को बिल्कुल एक खिलौना बनाए रखा, और इस कदर यानी तंग किया गया उनको कि वो बड़े डिसहार्टन हुए हैं। चाइनीज का कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ सी पैक का। हम्म। तो चाइनीज इसी तरह और भी प्रोजेक्ट्स हैं यहाँ पे जो चाइनीज ने इनिशिएट किए। चाइनीज जिन प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थे, तो वो उनका कोई इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा यहाँ पे। फिर ये है कि सिक्योरिटी नहीं है ना। देखिए ना, कितने चाइनीज जो हैं उनको टेररिस्ट एक्ट्स में मार दिया गया। तो अब यहाँ पे फ्रेंच क्यों आएंगे, यहाँ पे अमेरिकन्स क्यों आएंगे, यहाँ पे जर्मन्स क्यों आएंगे? वो डरते हैं लोग। यानी एक अनस्टेबल हुकूमत हो, सिक्योरिटी कंसर्न्स हो, फ्यूचर का कोई पता ना हो कि कल को क्या होने वाला है, मुल्क डिफॉल्ट कर जाता है तो आपका तो सरमाया डूब गया सारा वहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के मुकाबले में, वो तकरीबन ना होने के बराबर है। तो तो सर हमारे लोग तो कहते हैं कि जी सब कुछ बड़ा सही है जो हमारी गवर्नमेंट है। और इवन हमारी जो क्रिकेट टीम के जो चेयरमैन होते हैं वो भी कहते हैं कि सब कुछ बड़ा अच्छा जा रहा है, पता नहीं इंडिया अपनी टीम को क्यों नहीं भेजता। हमने हमारे यहाँ तो बड़ी अच्छी सिक्योरिटी है, कोई टेंशन नहीं है। और हमारे अपने जो पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, वो सर पे डस्टबिन रख के घूम रहे होते हैं। बिल्कुल। अब देखें ना, ये कितनी बड़ी एक कंट्रडिक्शन है कि इंडिया के क्रिकेटर्स को तो आप बुला रहे हैं यहाँ पे, और आपका अपना क्रिकेटर जो है उसने सर पे बाल्टी रखी हुई है, उसके गिर्द पूरा एक हिसार बनाया गया है। वो खुद इतना अपने आप को गैर महफूज समझता है। तो जब आप खुद इतने गैर महफूज हैं और समझते हैं अपने आप को,
तो आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं कि वो यहाँ पे आएँ? उनको क्या सिक्योरिटी है फिर? आप आप वो बाल्टी उतार लें अपने सर से, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पे देखें ना, अब बात ये है कि यहाँ पे असल में हर कोई आते हुए घबराता है, डरता है। एक ज़माना था आप बाज़ार जाते थे, आपको वहाँ पे बेशुमार फ़ॉरेनर्स नज़र आते थे। अब आपको कोई फ़ॉरेनर नज़र नहीं, कोई गोरा आपको नज़र नहीं आएगा। हुँ, अब आपको इवन इस्लामाबाद के बाज़ारों में, इस्लामाबाद बड़ा महफ़ूज़ हुँ, शहर है, लेकिन इस्लामाबाद के बाज़ारों में भी आपको गोरे ना होने के बराबर अब नज़र आएँगे। हुँ, और मैं अभी लाहौर गया तो वहाँ पे एक पुरानी-सी गाड़ी थी, वो एक बंदा चला रहा था और वो गोरा था। तो उसने गाड़ी की पिछली वो जो पिछला शीशा होता है गाड़ी का बैक, हुँ, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि भाइयों, मैं अमरीकी नहीं, मैं मासूम फ्रांसीसी हूँ। हुँ, यानी हुँ, उसने एक तरह से लोगों को ये एक इशारा हुँ, दिया था कि भई मेरे साथ कोई ज़्यादती ना कर देना, हुँ, मैं तो फ्रांसीसी हूँ, मेरा अमेरिका हुँ, से कोई ताल्लुक नहीं है। हुँ, गोरा था वो। तो हुँ, अब जहाँ पे इतने गैर महफ़ूज़ हों लोग, वहाँ पे फिर क्रिकेट टेम्स कैसी आएँगी? और फिर आपको पता है कि मेरा ख़्याल है तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि एक क्रिकेट टीम के ऊपर बाकायदा तौर पे एक टेररिस्ट अटैक हुआ हो, जैसे श्रीलंका की टीम पे हुआ था। हुँ। हुआ था ना अटैक? जी, जी, वैसे बिल्कुल। दुनिया में कहीं और हुँ, नहीं हुआ। तो हुँ। अब फिर गैर महफ़ूज़ तो लोग महसूस करते हैं अपने आप को। तो वो क्यों फिर आएँगे? फिर दूसरा, फिर वो मतलब आप क्रिकेट में उनको कहते हैं कि आप आ जाएँ, तो वैसे आप क्योंकि उसमें पैसा-वैसा इन्वॉल्व्ड है, लेकिन हुँ, वैसे आप किसी को आप वीज़ा नहीं देते, किसी को हुँ। आप आने नहीं देते, ट्रेड के लिए भी आप तैयार नहीं सर। ट्रेड के लिए भी आप तैयार नहीं हैं। हुँ, और ट्रेड के लिए मैं यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जनरल बाजवा ने इमरान खान को कहा था कि ट्रेड शुरू करें इंडिया से, हुँ। और जी। इमरान खान तैयार हो गया था और हमाद अज़हर ने ऐलान भी कर दिया था। लेकिन एक बंदा वो शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा कि अगर इंडिया के साथ ट्रेड शुरू की तो तुम्हारा जो वोट बैंक है वो बड़ा इससे अफेक्ट होगा, तो ट्रेड ना करो। और किया हुआ ऐलान फिर वापस ले लिया गया। हमाद अज़हर ने ऐलान कर दिया, इमरान खान ने उससे कहा जी क्यों ऐलान किया है, किसके कहने पे ये किया है? उसने कहा हुँ, जी आपके कहने पे किया था। कहते बिल्कुल। हैं अच्छा। तो फिर उसे पता हुँ, चला जी हाँ जी, मुझे तो शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि हुँ, ना करो। तो जहाँ पे इस किस्म के बंदे हों, हुँ, यानी जनरल बाजवा तैयार था और बिल्कुल। ये सारा वो सैबोटाज कर दिया शाह महमूद कुरैशी ने। अब इस किस्म के लोग हुँ, जिनमें के विज़न ही नहीं है किसी किस्म का, हुँ, अब वो लोग यहाँ पे एक पार्टी के बहुत बड़े लीडर थे। अब पता नहीं है पीटीआई में कि नहीं है, मुझे नहीं पता अभी हैं कि नहीं। सर लेकिन अभी बहरहाल तक तो हैं। अच्छा अभी तक है, कल का पता नहीं है, शाह महमूद जी कुरैशी साहब तो अभी तक हैं, अब कल का वाक़ई पता नहीं। हुँ, कल का पता नहीं। तो इसी तरह ये लोग जो हैं ये हुँ, वो इनमें है ही नहीं है, वो एक एक विज़न ही नहीं है कि यार हमने क्या करना क्या है? बिलावल भुट्टो साहब जाके अमेरिका में वो बयान दे देते हैं जी, द हुँ, बुचर ऑफ गुजरात। हुँ, यार जी। आप कुछ सोचें कि यार ये क्या लैंग्वेज आप यूज़ कर रहे हैं? हुँ, आप कुछ लोगों को खुश करने के लिए आप ये इस तरह की आप एक अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। हुँ, आप वज़ीर ख़ारजा हैं या आप कोई गली के अंदर आप कोई वो हुँ, हुँ। वो क्या होते हैं वो, मतलब क्या हैं आप यार, क्या हैं आप? तो ये इस तरह के जहाँ पे लीडर्स हों आपके, इस तरह के मिनिस्टर्स हों, तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं उनसे? लेकिन सर हमारे लीडर्स या हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, खैर मैं तो पर्सनली इनमें से किसी को लीडर नहीं मानती क्योंकि लीडर और चीज़ होता है, ये सारे पॉलिटिशियंस ही मुझे लगते हैं। लेकिन सर हमारे पॉलिटिशियंस इतने बेहिस क्यों हैं? सर इकोनॉमी की जो हालत है सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है और उसपे हाल ये है कि हमारे जो प्रेज़िडेंट साहब हैं वो अपनी फैमिली के 52 मेंबर्स को लेकर सरकारी खर्चे पे हज करने चले गए। यानी ये तो इनका हाल है कि इतना पैसा इन्होंने जो है वो अपने रिश्तेदारों के हज कराने पे लगा दिया। 52 इज़ अ बिग नंबर
और उनको लेकर हाँ ये खास पीआईए का खास जहाज इनको दिया गया, फ्लाइट दी गई और सारा खर्चा जो है वो गवर्नमेंट उठाएगी। हाँ जी, बिल्कुल, ये ऐसे आप सही कह रही हैं, बिल्कुल बेहिस लोग हैं ये। कोई इन लोगों में शर्म नहीं है कि यार ये काम हमें नहीं करना चाहिए यार। तुम प्राइवेटली जाओ, अगर तुम्हें इतना हम्म, शौक है हज करने का तो प्राइवेटली चले जाओ तुम। सरकारी खर्चे पे सरकारी लोग टीए-डीए भी लेंगे पता नहीं शायद, हम्म, और ये चले गए हैं वहाँ पे हज करने के लिए प्रेसिडेंट के साथ। और पता नहीं इनका हज कबूल होता है या नहीं। मेरी तो दुआ है कि हज इनका कबूल ना हो, जिस तरीके से ये जा रहे हैं गरीब लोगों के पैसे पे। तो हम्म, बहरहाल ये हमारी ट्रेजेडी है जी। मैं तो आप यहाँ तक कहूँगा कि हमारे यहाँ लीडरशिप कभी इवॉल्व ही नहीं हुई, हम्म, राइट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ द स्टेट। अपॉर्चुनिस्ट लोग थे सारे। उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देखी कि यार ये यूनाइटेड इंडिया में तो हमारी दाल गलेगी नहीं, तो चलो यार फिर हम ये इधर एक मुल्क बनाते हैं और फिर हम यहाँ पे मजे करते हैं। तो वो मजे कर रहे हैं और आज तक मजे कर रहे हैं। तो जो अपॉर्चुनिस्ट लोग होते हैं ना, उनमें ये इस तरह की वो एक फीलिंग नहीं होती। वो कहते हैं बस ठीक है यार, मजे लगे हुए हैं और एंजॉय करो, ऐशी करो, है जी। सर कौन से मजे, पूरी दुनिया में तो सर इंसल्ट होती है, पासपोर्ट की हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर अब ये लोग बाहर निकल भी जाते हैं तो बहुत अब सोशल मीडिया की वजह से अवेयरनेस आई है, जो कि बड़ा लोगों को बुरा लगता है, इन लोगों को, एस्टेब्लिशमेंट को और गवर्नमेंट को जो भी मौजूद होती है, कि जी सोशल मीडिया की वजह से लोगों में बड़ी अवेयरनेस आई है, तो ये सोशल मीडिया भी अब इन्हें बड़ा चुभता है। लेकिन 12 लोगों में अवेयरनेस तो आई है, लोगों को पता तो लगा है कि असल कहानी क्या चल रही होती है। तो अब अगर ये बाहर चले भी जाते हैं, भाग भी जाते हैं पैसा लेके या कुछ करके, तो बाहर लोग नहीं छोड़ते इनको, कोई दूसरी कंट्री के लोग भी इज्जत नहीं करते। तो सर क्या मजे किए इन्होंने, सिवाय इसके कि एक इन्होंने अपना एक टू नेशन थ्योरी की कहानी सुना के कंट्री बनाई जो इनसे चल ही नहीं रही, इनके काबू ही नहीं आ रही कोई बात। ये एक फेल्ड स्टेट कर दिया ना इन्होंने, और फेल्ड स्टेट क्या होती है, यही होती है जो है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए ना, एक स्टेट, आप जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें आप इतने नीचे हैं। डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस में आप 146वें नंबर पे हैं। और उसके अलावा फिर बाकी शोबे आप देख लें, आपके जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो सारे इस वक्त बिल्कुल एक रेड लाइन को क्रॉस कर चुके हैं। और आखिरी वक्त में आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आईएमएफ मान जाए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाए, जिसके हम्म, इम्कानात अभी भी कम है। इन्होंने अभी 215 अरब रुपए के मजीद टैक्सेस भी लगाए हैं, हम्म, सिर्फ इसलिए कि जी आईएमएफ हमसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर ले। और इस वक्त बड़ी एक कह लें कि विगरस किस्म की डिस्कशंस भी हो रही हैं, कुछ काम वाम भी हो रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कि किसी तरह कोई सूरत निकल आए, कोई 1.1 बिलियन डॉलर्स मिल जाएं। लेकिन इम्कानात अभी भी बहुत कम हैं इस चीज़ के। कोई ज़्यादा इम्कानात नहीं है कि इनको मिले वहाँ से पैसे, क्योंकि दे हैव लॉस्ट रिस्पेक्ट एक्चुअली। हम्म, और इन लोगों की वजह से मुल्क की रिस्पेक्ट भी अब नहीं रही यहाँ पे दुनिया में। देखे ना, इन्हीं लोगों का बेसिकली इनकी पॉलिसीज होती हैं, इनका कैरेक्टर होता है और इनकी एक रेपुटेशन होती है। और इनकी मुल्क को जो एक कामयाब खारजा पॉलिसी चलाने की इस्तेदाद होती है, जिसकी वजह से आपके पासपोर्ट की इज्जत होती है। तो जब ये सारी चीजें ही नेगेटिव में हों तो फिर वो सब्ज पासपोर्ट की इज्जत कहाँ पे होगी, कौन करेगा? ठीक है। और दूसरी तरफ जो मुक़्तदर हलके हैं वो भी कम नहीं हैं, सीधी बात है, ठीक है। और उनका जो रोल रहा है वो भी कोई ढका-छुपा नहीं है। हम्म, हम सारा मलबा इन पे डाल देते हैं, लेकिन इनके भी काफ़ी हद तक हाथ बंधे हुए होते हैं। जो हम्म, रेडिकल पॉलिसीज़ होती हैं, जो बेसिक आप कह लें कि हम्म, फंडामेंटल जो चेंज होता है पॉलिसी में, वो तो बेचारे ये इनके इख्तियार में ही नहीं है। आप जब तक फॉरेन पॉलिसी अपनी तब्दील नहीं करेंगे, उस वक़्त तक आप कभी भी अपनी जो इकोनॉमिक
पॉलिसी है वो तब्दील नहीं कर सकते, इकोनॉमिक प्रायोरिटी सेट नहीं कर सकते। अगर आपने पाकिस्तान को एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट ही रखना और आप कहें जी कि नेशनल सिक्योरिटी स्टेट भी रहे और एक इकोनॉमिक पावर भी बने, तो ऐसा नहीं होता। आपको चूज करना पड़ता है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे या उस रास्ते पे चलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप अरबों रुपया जो है नॉन डेवलपमेंटल बजट पे लगा दें, डिफेंस पे लगा दें और साथ आप कहें जी मुल्क इकोनॉमिकली भी प्रॉस्पर करे, तो ऐसा नहीं होता। ये सब चीज़ें एक साथ नहीं होती, आपको चूज करना पड़ता है कि आपने किस तरह का मुल्क बनाना है। तो पहले तो प्रायोरिटी सेट कर लें ना अपनी, पहले तो तय कर लें कि कैसा मुल्क चाहिए आपको। और जो नेशनल सिक्योरिटी स्टेट्स होती हैं उनकी दुनिया में कहीं पे भी इज्जत नहीं होती, सच्ची बात मैं आपको बताऊं। बिल्कुल इज्जत ऐसा। जी जी। ऐसे ही। तो ये है जी। तो सर जी लास्ट में मैं ये पूछना चाहूंगी, अगर इन्हें आईएमएफ का लोन नहीं मिलता, सर इनके पास आगे क्या चॉइस है? क्या करा जा सकता है? कोई रास्ता है? देखिए, बात ये है कि अगर आईएमएफ का लोन नहीं मिलता तो इन्होंने दिसंबर तक कोई $5 बिलियन देने हैं, और वो देने ही देने हैं इन्होंने। इवन इफ जितने मुल्कों ने इनको लोन्स दिए हुए हैं वो अपने लोन्स अगर फर्ज करें रोल ओवर कर देते हैं, तो इवन देन इनको $5 बिलियन चाहिए सिर्फ सरवाइव करने के लिए, इस मुल्क को चलाने के लिए, इंपोर्ट्स के लिए, खर्चे पूरे करने के लिए। अगर यानी यानी तो अब ये $5 बिलियन कहाँ से लाएंगे, सवाल तो ये है ना। और आईएमएफ का लोन नहीं मिलता तो इनके पास कोई प्लान बी नहीं है। हाँ, एक है जिसका इशारा इसहाक डार साहब ने अपनी तकरीर में किया था। उन्होंने कहा जी कि हम सारे एक पूरे चार्टर्ड जहाज पे हज करने जा रहे हैं, बहुत से पार्लियामेंटेरियंस भी हैं उसमें, तो हम वहाँ जाके दुआ मांगेंगे कि पाकिस्तान के मुआशी मसाइल जो हैं वो हल हो जाएं। तो ये प्लान बी है मेरा ख्याल है। तो ये सारे इज्तिमाई दुआ सर मुसद्दिक मलिक साहब का भी कहना था कि जी हमारे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, फ्रेंडली कंट्रीज मींस यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया, वो कह रहे जी वो तो 20 से 25 बिलियन डॉलर के हमारे प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, जबकि इन तीनों कंट्रीज में से किसी ने एक आवाज नहीं निकाली है। देखिए, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आईएमएफ कह रहा था जी कि आपको $6 बिलियन की जरूरत है। ये कह रहे थे जी अगले साल हमें $4 बिलियन की जरूरत है। तो $2 बिलियन का गैप था, $2 बिलियन इनसे अरेंज नहीं हो रहे थे। तो $2 बिलियन ये अरेंज कर नहीं सके, तो ये $25 बिलियन कहाँ से अरेंज करेंगे? देखें ना, कोई भी मुल्क इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा एक इंतहाई अनस्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। इन्वेस्टमेंट्स वहां पे होती हैं जहां पे के कोई सर्टेनिटी होती है, कोई गारंटीज होती हैं, कोई कंसिस्टेंसी होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज में। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, यहाँ कौन बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट करेगा? तो ये सारे, इनके पास कोई प्लान बी नहीं है, कोई प्लान बी नहीं है इनके पास। ये बिल्कुल ही वैसे ही बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। और ये अब हज करने चले गए हैं सारे, वहां जाके बस अब देखें क्या करते हैं, और वापस आएंगे तो क्या हालात होंगे। बाकी अब देखें ना, अब आज अब 29 को उनकी एक बोर्ड मीटिंग है आईएमएफ की, और उस मीटिंग के एजेंडा जो है उसमें पाकिस्तान का जिक्र ही नहीं है, बिल्कुल। जिक्र ही नहीं है पाकिस्तान का उसमें। तो मुझे तो नहीं लगता 30 जून के बाद, 30 जून को तो वैसे ही एक्सपायर हो जाएगा प्रोग्राम, तो उसके बाद ये क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो ये इसहाक डार साहब से हम पूछ सकते हैं। जी आप बता दें कि कौन सा वजीफा पढ़ेंगे आप जिससे ये डॉलर्स आ जाए। बिल्कुल, क्या पढ़ के फूकने वाले हैं? तो हाँ ये जी, सागरा साहब या मुसद्दिक मलिक साहब बता सकते हैं। मुझे हाँ, ये हैरत है बता। कि ये इतने फर्राटे के साथ झूठ कैसे बोल लेते हैं ये लोग, और उसके बाद इन्हें ये ख्याल नहीं आता कि लोगों को समझ आ जाएगी। लेकिन देखते हैं सर कि क्या, जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप देखिए ना, ये फरवरी से इसहाक डार साहब लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये जी बस ये 2 दिन में हो रहा है जी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट ये 2 दिन में हो रहा है, ये अगले हफ्ते हो रहा है जी।
ये जी बस ये अभी ये अगले जुमे को हो जाएगा। हुँ। जुमा बड़ा मुबारक दिन है, जुमे को हो जाएगा। ये कह रहे थे वो। और अब देखें अब ये जून खत्म होने वाला है और अभी तक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नहीं हुआ, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी नहीं हुआ, उसके बाद बिल्कुल। फिर वो बोर्ड लेवल पे जाता है और फिर उसके बाद जाके वो प्रोसेस कंप्लीट होता है और फिर ये उनको पैसे मिलते हैं। लेकिन अगर फर्ज कर लें इनको मिल भी गए तो इनको फौरी तौर पे इसके बाद जो है वो यानी मजीद हुँ। इनको कोई 5-6 अरब डॉलर्स और चाहिए होंगे, तो वो कहाँ से लाएंगे? तो सर प्लान पता बिल्कुल नहीं नहीं है क्या इनके पास। करेंगे, कुछ समझ नहीं आ रही सर बिल्कुल। ये खुद भी ब्लैंक है और इन्होंने पब्लिक को भी ब्लैंक कर दिया है कि कुछ समझ नहीं आ रही किसी के ये क्या करेंगे और किस तरीके से मैनेज करेंगे। मगर खैर देखते हैं सर कि कौन सा ही ऐसा जादू का चिराग लाते हैं जिससे ये सारे मसले हल करेंगे, क्योंकि आगे इलेक्शंस की भी तैयारियां कर रहे हैं और केयर टेकर गवर्नमेंट के लिए भी दुबई में मीटिंग्स चल रही हैं। सब पार्टीज की सारे हेड वहां पहुंचे हुए हैं, चाहे वो मरियम नवाज हो या बिलावल हो या जरदारी साहब हो, सबके सब इस वक्त दुबई में बैठे हैं। और किस उसमें ये लोग केयरटेकर गवर्नमेंट बना रहे हैं, मतलब मुल्क का ये हाल है और इनको अपनी अपनी सीटों और अपनी अपनी जो पोजीशंस है पार्टी की वो उसकी पड़ी हुई है सिर्फ। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। ओके।